Good morning, students. In the previous class, we have discussed about the Great Depression and a sage law of market. We saw that there was very bad effects of Great Depression on the economy, on unemployment and growth of the country. Overall, Great Depression affected every parts of the economy in the USA and the world. Now we'll discuss the sage law of market. What does it say? The statement that supply creates its own demand is the statement of sage law of market. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई जो है अपना डिमांड खुद क्रिएट कर लेगा. इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. नाउ सपोज कीजिए कि एक पेन जो है वो प्रोड्यूस हुआ. एक प्रोड्यूसर जो है, एक बिजनेसमैन जो है, एक पेन को प्रोड्यूस किया, सप्लाई किया. ये सप्लाई साइड हो गया. एक पेन को सप्लाई किया और उसका जो कीमत है, जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है. यानी कि 5 रुपीज़ का एक पेन जो है वो मार्केट में, इकोनॉमी में सप्लाई हुआ. तो ये जो 5 रुपीज़ इसका प्राइस है, ये आखिर कैसे आया? तो पेन को बनाने में 3 रुपीज़ लगा, जो कि लेबर को दिया गया. जो लेबर जो है, जो पेन बनाया फैक्ट्री में, उसको 3 रुपीज़ दिया गया. एंड 2 रुपीज़ जो है वो रॉ मटेरियल्स को ख़रीदने में खर्च किया गया. यानी कि एक पेन को जब बनाया जा रहा है तो 3 रुपीज़, 3 रुपया जो है लेबर में खर्च हो रहा है. एंड 2 रुपीज़ जो है वो रॉ मटेरियल्स को ख़रीदने में, इंक ख़रीदने में या प्लास्टिक ख़रीदने में खर्च हो रहा है. जब दोनों को ऐड किया गया तो ये 5 हो गया. ठीक है, जो कि आपको क्या है, 5 रुपीज़ क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई हो गया. तो एक पेन जिसका प्राइस 5 रुपीज़ हो गया वो सप्लाई हुआ. तो एक्चुअली में डिमांड का मतलब क्या होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड का मतलब हुआ कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए आपके पास जो पैसा हो. यदि एक पेन है मार्केट में और उस पेन को खरीदने के लिए यदि आपकी पॉकेट में पैसा है तो वो हो गया डिमांड. ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई कितना हो गया? सप्लाई 1 पेन हुआ और उसका कितना प्राइस है? 5 रुपीज़ है. तो सप्लाई हो गया ₹5. ₹5 का एक पेन हो गया सप्लाई. डिमांड कितना है? क्या 5 रुपया जो है इकोनॉमी में पेन खरीदने के लिए है? तो यस. कैसे? तो 3 रुपया जो लेबर को दिया गया था और 2 रुपया जो रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए किसी को दिया गया था, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा. यानी कि 5 रुपीज़ का जब पेन बना तो उतना ही रुपया, मीन्स उस पेन को खरीदने के लिए जो रुपया है वो इकोनॉमी में चला गया. ठीक है, यानी कि कोई भी गुड्स जब प्रोड्यूस होता है तो उसके बराबर वैल्यू का मनी आपको इकोनॉमी में सप्लाई हो जाता है. तो इसका मतलब जब एक पेन सप्लाई हुआ तो उसको खरीदने के लिए 5 रुपया भी आपको इकोनॉमी में सप्लाई हो गया. यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. यही था जेबीसी का कहना कि यदि कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, यदि सप्लाई को आपको बढ़ाया जा रहा है तो उसके बराबर वैल्यू का मनी जो है, पैसा जो है, डिमांड जो है वो क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में. इकोनॉमी में मनी का फ्लो हो जाएगा. तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि ओवर सप्लाई होगा, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड कम होगा. ऐसा कभी नहीं हो सकता है. एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको हम समझाएं कि 5 रुपया का पेन था और 5 रुपया जो है इकोनॉमी में चला गया खरीदने के लिए. 3 रुपया लेबर के पास में है, 2 रुपया जो रॉ मटेरियल्स जो प्रोवाइड करता है उसके पास है. जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 रुपीज़ हो गया. यानी कि इकोनॉमी में तो 5 रुपीज़ है, एग्जिस्ट कर रहा है उस पेन के बराबर का वैल्यू, जिसको हम लोग डिमांड बोलते हैं. क्योंकि वो जो लेबर है
और जो रॉ मटेरियल्स खरीदने वाला जो पर्सन है वो उस पैसा को खर्च ही करेगा। हो सकता है कोई दूसरा गुड्स पे खर्च करे, लेकिन डिमांड तो हुआ, जितना सप्लाई हुआ, 5 रुपया सप्लाई हुआ तो उसी के बराबर का डिमांड तो क्रिएट हुआ, पैसा तो मार्केट में आया। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड जो है आपको ये JVC का कहना था। हालांकि बाद में उसको जो JM कीन्स है डिप्रेशन के बाद इस लॉ को आपको वो रिजेक्ट किया। हालांकि टोटली जो है लॉ आपको गलत नहीं है, लॉ सही है, लेकिन इसमें कीन्स जो सुधार किया वो ये किया कि डिमांड जो है वो कई तरह का डिमांड होता है। आदमी के पास में जो पैसा होता है, पैसा जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए रखता है। ऐसा नहीं है कि जो भी पैसा आया वो सबको खर्च ही कर देगा। जैसे 5 रुपया लेबर के पास में गया तो हो सकता है कि 2 रुपया वो खर्च करे और 1 रुपया अपने पास में रखे, बचा करके रखे फ्यूचर पर्पस के लिए या कोई दूसरा पर्पस के लिए। तो इसीलिए जो पैसा होता है वो सब खर्च ही नहीं कर देता है, इसलिए डिमांड जो है शॉर्टेज हो जाता है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग जो है इस सेज लॉ ऑफ मार्केट इसको हम लोग समझ गए। यहाँ पे देखिए एग्जांपल द्वारा यहाँ पे सेज लॉ ऑफ मार्केट का समझा रहे हैं। यहाँ क्या क्या, टॉम मेक्स एंड सेल्स सप्लाइज लेमोनेड। ये जो है लेमन का जो है जूस 5 रुपया में जो है ये टॉम नाम का एक पर्सन ये सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है। टॉम अर्न्स मनी फ्रॉम द सेल ऑफ लेमोनेड। और जब ये आपको बेचा, ये जो 5 रुपया पर गिलास जो है जो बेच रहा है ये लेमन जूस टॉम, उसको वो खर्च करेगा। इसके पास जो इनकम, टॉम के पास जो इनकम होगा, जो पैसा आएगा, जो पैसा आपको आएगा वो खर्च करेगा। कहाँ कहाँ खर्च करेगा? तो टॉम अर्न्स मनी फ्रॉम द सेल, टॉम स्पेंड्स दैट मनी। देखिए यहाँ पे हेडफोन खरीदा, ये जॉयस्टिक खरीदा खेलने के लिए, तो ये सब डिमांड हो गया। क्योंकि जब ये सब कुछ वो खरीदेगा मार्केट से तो इसका मतलब डिमांड क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे टॉम सप्लाई कर रहा है और यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रहा है, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यदि सप्लाई 5 रुपया का सप्लाई किया गया तो 5 रुपया जो है टॉम के पास में जो गया उससे डिमांड क्रिएट हो रहा है। हेडफोन का, जॉयस्टिक का, ये सब का डिमांड क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया JVC के द्वारा कि सप्लाई कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। Now Sage law guarantees there will be sufficient spending to purchase it all, but the Great Depression of the 1930s called into question the theory that supply creates its own demand. चलिए, उससे पहले, डिप्रेशन से पहले, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आपको 1930s में आया था, उससे पहले सेज लॉ जो है ये आपको बहुत ही अप्लीकेबल था। आदमी समझ रहा था कि यहाँ इकोनॉमी में जो है आपको कभी ओवर सप्लाई नहीं हो सकता है, रिसेशन नहीं हो सकता है, और यदि होगा भी तो आपको ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट को इंटरवेन करने का ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर करने का, इकोनॉमी का जो वर्किंग है उसमें इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो ओल्ड इकोनॉमिस्ट थे, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो ओल्ड इकोनॉमिस्ट जो लेसेस फेयर पॉलिसी पे बिलीव करते थे, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर, देयर शुड बी फ्री इकोनॉमी। लेकिन जो डिप्रेशन आपको ग्रेट डिप्रेशन आया 1930s में, ये आपको इस लॉ के ऊपर में एक क्वेश्चन मार्क जो है खड़ा कर दिया। इन द यूनाइटेड स्टेट्स रियल GDP डिक्लाइन बाय 27% एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्काईरॉकेटेड टू नियरली 25%। जैसा कि हम लोग देखें कि इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हाई हो गया, 25% हो गया, GDP 27% आपको कम हो गया, फॉल किया। तो ये जो आपको एक बिगेस्ट कंसर्न था, और इस लॉ के ऊपर में जो है सेज लॉ ऑफ मार्केट के ऊपर में एक क्वेश्चन मार्क आपको खड़ा हो गया कि यदि सप्लाई ज़्यादा नहीं हो सकता है, डिमांड आपको उतना क्रिएट हो ही जाएगा सप्लाई के अनुसार, तो फिर आपको डिप्रेशन क्यों हुआ? डिप्रेशन में क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है, डिमांड कम हो जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का डिमांड जो है कम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आदमी के पास में जो है पैसा नहीं रहता है, बेरोजगारी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जाता है।
तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को बताया गया है। नाउ अब हम लोग चलते हैं J.M. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स आपको एक बहुत ही एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, और जॉन मेनार्ड किन्स को ही आपको पूरा श्रेय दिया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है उसको इन्वेंट करने का, J.M. किन्स से। J.M. किन्स के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा। John Maynard Keynes, British economist, was born in 1883. He was educated in King's College, Cambridge, United Kingdom. United Kingdom इनका जो है आपको नेटिव प्लेस हुआ ब्रिटेन, and later appointed its dean. Apart from being a sharp intellectual, he actively involved in international diplomacy during the years following the First World War. He professed the breakdown of the peace agreement of the war in the book The Economic Consequences of the Peace 1919. His book General Theory of Employment, Interest and Money 1936 is regarded as one of the most influential economics book of the 20th century. He was also shrewd foreign currency speculator. नो जॉन मेनार्ड किन्स का जो बुक आया द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936, इसको जनरल थ्योरी भी बुलाया था इस बुक को, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में आपको डिप्रेशन के जस्ट बाद, या बोल सकते हैं कि डिप्रेशन का उस समय इफेक्ट था, इकोनॉमिक डिप्रेशन का उस समय ये बुक को जो है पब्लिश किया। और यही बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बाद में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बन गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स बन गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड सप्लाई, ये सब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये सब डिस्कशन होता है, और डिप्रेशन से कैसे, इकोनॉमिक डिप्रेशन से, रिसेशन से कैसे बाहर आया जाए इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो आपको लेसेस फेयर का पॉलिसी था उसको रिजेक्ट किया है, क्लासिकल जो थिंकिंग था उसको ये रिजेक्ट किया, और कि नया रेवोल्यूशन, एक नया पॉलिसीज़ को J.M. किन्स जो है जन्म दिया, और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। J.M. किन्स को एक महान इकोनॉमिस्ट माना जाता है क्योंकि इसका थ्योरीज के चलते, इसका पॉलिसीज़ के चलते जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स इसी के ऊपर में बेस्ड है। जो मॉडर्न पॉलिसीज़ गवर्नमेंट का फॉर्म होता है ये आपको J.M. किन्स का पॉलिसीज़ के ऊपर में ही बेस्ड है। अभी जो है इस समय मॉडर्न टाइम में गवर्नमेंट जो है इंटरवेन करता है इकोनॉमिक पॉलिसी में, और इकोनॉमी को हेल्प करता है। आपको यदि क्रिटिकल सिचुएशन है तो उसमें इकोनॉमी को ग्रो करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। Macroeconomics as a separate branch of economics emerged after the J.M. Keynes published his celebrated book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936। जी हाँ, सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स आपको कब आया? ये 1936 के बाद आया, और उस समय जो बुक था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यही बुक आपको मेन बेस आपको है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। The dominant thinking in the economics before Keynes was that all the laborers who are ready to work will find employment। अब ये देखिए, all the laborers who are ready to work will find employment, जो सोच था, जो कीन्स से पहले जो इकोनॉमिस्ट, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, जो एडम स्मिथ था, रिकार्डो हो गया या फिर मार्शल हो गया, और ये आपको जो JB से था, इन लोग का आपको सोचना जो था वो ये था कि जो सभी लेबर्स
जो काम करना चाह रहा है, जो काम के लिए रेडी है, उसको जॉब मिल जाएगा। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में क्या ऐसा आपको लग रहा है कि सभी को रोज़गार मिल रहा है? जो रोज़गार लायक है, क्या वो सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, काम मिल रहा है? नहीं, क्योंकि इसके वजह बहुत सारा रीज़न है। क्योंकि रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं होना, रिसोर्सेज है हमारे पास में लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाना, और जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होता है। लेकिन जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था उनका ये सोचना था कि ऑल द लेबरर्स हु आर रेडी टू वर्क विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल द फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी। जो नेक्स्ट आपको जो थिंकिंग था वो था कि ऑल द फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी। जो भी फैक्ट्रीज आपको वर्क कर रहा है वो आपको फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी जो रन कर रहा है वो फुल ऑप्टिमम एलोकेशन हो रहा है, ठीक है, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई भी रिसोर्स जो है आपको अनयूटिलाइज नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। इकोनॉमी जो है उसका फुल रिसोर्सेज का यूज नहीं हो पाता है। कोई भी कंट्री, शायद ही कोई कंट्री हो जो अपना रिसोर्सेज का टोटल यूटिलाइजेशन करता हो। इंडिया का ही एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे रिसोर्सेज का कमी नहीं है लेकिन जो रिसोर्सेज है उसका आपको फुल यूज नहीं हो रहा है, जिसके चलते बेरोजगारी है, जिसके चलते आपको इकोनॉमी जो है आपको बैकवर्ड है, ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है, अभी डेवलपिंग ही है, डेवलप नहीं हुआ है। दिस स्कूल ऑफ थाउट इज नॉन एज द क्लासिकल ट्रेडिशन। दिस स्कूल ऑफ थाउट इज नॉन एज क्लासिकल ट्रेडिशन। और इस तरह का जो सोचने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, ऐसा इकोनॉमिस्ट जो इस तरह से सोचते थे, जो लेसिस फेयर पॉलिसी पे बिलीव करते थे, जो ऐसा सोचते थे कि इकोनॉमी जो है आपको हमेशा फुल यूटिलाइजेशन में वर्क कर रहा है, फुल कैपेसिटी में वर्क कर रहा है, ऐसा इकोनॉमिस्ट जो ये सोचते थे कि जो भी वर्क करना चाह रहा है उस सभी को एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा, ऐसे सोचने वाले इकोनॉमिस्ट को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल ट्रेडिशन या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो ये क्लासिकल ट्रेडिशन क्या होता है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या होता है, इसको आपको याद रखना है। वही नहीं, आपको जो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ये भी सोचना था कि यदि आपको रिसेशन आ भी जाता है, डिप्रेशन आ भी जाता है, तो लॉन्ग टाइम में वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टाइम यानी कि ग्रेट डिप्रेशन जो आया था 1929 में, तो अपने आप ठीक हो जाता है। कब हो जाता है ठीक? तो लॉन्ग टाइम में। अब लॉन्ग टाइम कितना? 50 साल, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, तब तक तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो जेम्स का यही कहना था कि इन लॉन्ग टाइम वी ऑल आर डेड। तो हम लोग लॉन्ग टाइम के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है 500 वर्ष बाद जो है 200 वर्ष बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। हम लोग को कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आपको इकोनॉमी जो अभी जो करेंट इकोनॉमी है उसको ठीक किया जा सके। ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए, ना कि इकोनॉमी को अपने आप छोड़ देना चाहिए कि लॉन्ग टाइम में जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वही जेम्स का आपको था कहना कि इन लॉन्ग टाइम वी ऑल आर डेड, सो देयरफॉर वी शुड करेक्ट द इकोनॉमी एट प्रेजेंट, वी शुड थिंक ऑफ द इकोनॉमी एट द प्रेजेंट। और इसीलिए गवर्नमेंट को उसमें आपको इंटरफेयर करना चाहिए, पॉलिसी को लॉन्च करना चाहिए ताकि इकोनॉमी जो है आपको रिसेशन से बाहर आए। तो ये सब जो सोचने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे, पुराने ख्याल के सोचने वाले, उनको हम लोग क्लासिकल ट्रेडिशन, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग देखिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे आया। आपको स्टोरी सुनाया हम ग्रेट डिप्रेशन का, उसके अलावा आपको हम बताया कि कैसे जो है जेम्स का बुक जो था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्लास 11th में पढ़े। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या डिफरेंसेस है उसको अब हम लोग देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक यूनिट का स्टडी किया जाता है, एक फर्म, एक इंडस्ट्री का स्टडी किया जाता है। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है इसमें आपको होल इकोनॉमी का स्टडी किया। जैसे मान लीजिए कि एक फर्म का यदि स्टडी कर रहे हैं, केवल एक इंडस्ट्री, जैसे बाइक इंडस्ट्री,
मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का स्टडी करें तो वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। लेकिन जब हम लोग सभी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गया, बाइक इंडस्ट्री हो गया, जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो टोटल सभी इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्री में है प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एग्रीगेट टोटल होल कंट्री का, होल इकोनॉमी का जब हम लोग बात करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी थ्योरीज है, जो भी पॉलिसीज है, वो हमेशा आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज उसके ऊपर फोकस किया है, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास में, जो आपको स्कार्स रिसोर्सेज जो हमारे पास में है, उसका किस तरह से एलोकेशन किया जाना चाहिए, किस तरह से उसका जो है यूटिलाइज किया जाना चाहिए, ठीक है, उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस किया है। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया, तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नॉट अंडर यूटिलाइजेशन। जो रिसोर्सेज हम लोग के पास में अवेलेबल है उसका फुलर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ताकि बर्बाद ना हो सके और अंडर यूटिलाइज ना हो, इस तरह से यूटिलाइज हो कि आपका इकोनॉमी जो है आपको मैक्सिमम ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैक्सिमम मिल सके, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो, एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। और के साथ साथ ना केवल यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, फुलर यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, बल्कि रिसोर्सेज का ग्रोथ भी हो, आगे भी हो, ताकि फ्यूचर में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस इज़ द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस जो है वो आपको मेन डिटर्मिनेंट है, मेन फैक्टर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। किस प्रॉब्लम को, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको प्राइस के द्वारा सॉल्व किया जाता है, याद रखना है। यहाँ पे प्राइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्लास 11th में जो पढ़े हैं, वहाँ जो मैक्सिमम लॉस है, जो थ्योरीज है, जो पॉलिसीज है, आप देखते होंगे वहाँ पे प्राइस की बात होती है। जैसे हम लोग प्राइस सीलिंग पढ़े थे, हम लोग प्राइस फ्लोर पढ़े, उसी तरह से आपको प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स देखे हम लोग, मोनोपोली मार्केट में या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार किस तरह से प्राइस जो है आपको अप डाउन होता है। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे पढ़े हैं। तो वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि यूटिलाइज जो रिसोर्सेस है, जो प्रोडक्शन है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। वहाँ पे प्राइस के द्वारा कैसे एडजस्ट किया जा सकता है डिमांड एंड सप्लाई को, वहाँ पे इस चीज़ का बात किया गया है। प्राइस को कैसे फिक्स किया जा सकता है किसी पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है। इनकम इज़ द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है इनकम के द्वारा। तो इनकम जो है आपको मेन रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग इनकम के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि इनकम जो है वो मेन फैक्टर है जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्प करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस था और मैक्रो में क्या है, इनकम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो थ्योरीज है, जो पॉलिसीज़ है, वो ज़्यादातर प्राइस के ऊपर में है, प्राइस बेस्ड है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही चर्चा करते हैं। जो होल मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग इनकम को कैसे फाइंड किया जाना चाहिए डिफरेंट मेथड से, उसके अलावा इनकम कैसे जनरेट होता है, नेशनल इनकम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनकम जो है क्या क्या, किस किस फैक्टर्स के ऊपर में आपको डिपेंड करता है, गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए इनकम को इंक्रीज करने के लिए। तो ये सब कुछ जो है डिस्कशन आपको होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के बारे में बात किया जाता है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है प्राइस एंड डिमांड।
प्राइस एंड डिमांड, यहाँ पे डिमांड जो है इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं, टोटल डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम जो एक कंट्री का जो आपको इनकम है वो प्लस में एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं, यानी कि कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सभी डिमांड की बात कर रहे हैं। आप लोग का सिलेबस में जो है वो जी नहीं है, गवर्नमेंट वाला नहीं है, कंजम्पशन डिमांड है प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड है। जो कंज्यूमर जो है कोई गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए जो डिमांड करता है उसको कंजम्पशन डिमांड बोलते हैं, और जो प्रोड्यूसर है जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो मशीन खरीदता है, जो प्लांट्स बनाने के लिए जो उसका डिमांड है, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल्स का जो डिमांड है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो जब कंजम्पशन डिमांड है इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हो गया एग्रीगेट डिमांड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड की बात किया जाता है, एग्रीगेट सप्लाई की बात किया जाता है। तो ये आपको था मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग ज़्यादा इसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल्स में स्टडी करेंगे, इसका जो टॉपिक्स है, इसका जो कंटेंट्स है। So this is all about the differences between microeconomics and macroeconomics. Thank you.